अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर मोड में है। पूरी दुनिया उनको दुश्मन नजर आ रही है और इस लड़ाई में उनका सबसे पसंदीदा हथियार है टैरिफ। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने उन सभी देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. इस लिस्ट में भारत भी है। इंडियन प्रोडक्ट्स पर 26% टैरिफ लगाया गया है और कई देश ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा है। इनमें अमेरिका के दुश्मन भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसके अच्छे भले दोस्त रहे हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में एक कथन बार बार दोहराया जाता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर कोई चीज स्थायी है तो वो आपके हित हैं, कोई भी हमेशा के लिए आपका दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और शायद ऐसे माहौल में अमेरिका के बाकी दोस्त जो हैं उसकी दोस्ती कंसीडर करने पर विवश हो जाएंगे। यही पैसे और व्यापार की माया है। ट्रंप की थ्योरी यह है कि इस टैरिफ से अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही रहेगा, अमेरिका में नौकरियां पैदा होंगी और उनका देश फिर से अमीर बन जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर शुरू हुआ मेक अमेरिका रिच अगेन। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को कोरी बकवास बताते हैं। उनके मुताबिक टैरिफ ना सिर्फ बैकफायर कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया में मंदी भी ला सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं और लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्ते, मैं आयुष हूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल हो रही है उसे हमने अपने एक अनुभवी दोस्त से समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपका दोस्त होने के नाते यही हलचल हम आपको भी समझाने चले आए हैं। इस वीडियो में हम आपको टैरिफ की कहानी सुनाएंगे और समझेंगे कि ट्रंप का ये टैरिफ हमारी और आपकी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। देखिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, आरटीओ टैक्स होता है। तो जैसे हम किसी भी सामान की कीमत के हिसाब से सरकार को कुछ अमाउंट चुकाते हैं, टैरिफ का गेम भी वैसा ही है। इसका पैसा भी सरकार के खजाने में ही जाता है। अंतर बस इतना है कि टैरिफ का मसला इंटरनेशनल होता है। इसका गुणा गणित 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच चलता है। टैरिफ अक्सर दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। अगर गुजरात से सामान उत्तर प्रदेश आएगा तो उस पर टैरिफ नहीं लगता, लेकिन कोई सामान इटली या चीन या कनाडा से भारत लाया जाए तो उसके ऊपर टैरिफ अप्लाई हो जाता है। टैरिफ का जो पैसा है वो सामान इंपोर्ट करने वाली कंपनी को चुकाना पड़ता है। प्रोडक्ट पर जितना % टैरिफ होगा उतना ही पैसा उस कंपनी को अपने देश की सरकार को देना होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंडिया की एक शू कंपनी है आयु शू, जो वियतनाम से जूते मंगवाती है। उसको एक जूता 500 रुपए का पड़ता है। जब इंडिया ने वियतनाम पर कोई टैरिफ नहीं लगाया हो तब ये दाम है। फिर कुछ दिन बाद गड़बड़ हो गई, इंडिया का वियतनाम से किसी बात पर विवाद हो गया या उसको वियतनाम से ट्रेड में दिलचस्पी नहीं रही, तो इंडिया ने 20% टैरिफ लगा दिया वियतनाम से आने वाले सामान पर। ये हाइपोथेसिस है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझना है ना। अब देखो सिचुएशन कैसे बदल जाती है। हमारी जो जूते की कंपनी है आयु शू, उसको वियतनाम वाली कंपनी को एक जूते के 500 रुपए देने होते हैं, लेकिन इसका 20% टैरिफ यानी 100 रुपए अलग से भारत सरकार को भी देना होगा टैरिफ फीस के तौर पर। अब हमारी कंपनी आयुषु को एक जूते की कीमत 600 रुपए पड़ने लगेगी। तो ऐसे में आयुषु के पास 2 ही ऑप्शन होंगे। पहला और सीधा विकल्प यह है कि बढ़ा हुआ खर्च हम कस्टमर से वसूल लेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में जूते की कीमत बढ़ जाएगी और ऐसे में हमारे कस्टमर्स घट भी सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी कंपनी आयुषु वियतनाम की बजाय और ऐसे किसी दूसरे देश से जूते खरीदने लग जाए, कोई ऐसा देश जिसके ऊपर इंडिया ने टैरिफ ना लगाया हो। इसमें भी हमारी कंपनी को शिपिंग कॉस्ट और क्वालिटी वगैरह का ध्यान रखना होगा और ये भी देखना होगा कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 600 रुपए प्रति यूनिट से कम ही पड़ रही हो और क्वालिटी भी मिलती जुलती हो। अब ये देखो, एक टैरिफ का कितने लेवल पर असर पड़ रहा है। लेवल 1, वियतनाम में जूते बनाने वाली कंपनी का एक बड़ा खरीदार आयुषु अचानक से गायब हो गया, छोड़ के चला गया। अगर खरीदार नहीं रहा तो उनको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम मतलब लेबर कम लगेगा, मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे लेवल पे देखो, हमारी कंपनी आयुषु जो वियतनाम वाली कंपनी से जूते इंपोर्ट करती है, आयुषु को जल्दी से जल्दी दूसरे देश में नया मैन्युफैक्चरर ढूंढना होगा जो उसको 600 रुपए से कम में सेम क्वालिटी के जूते दे दे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। किसी भी कंपनी के लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने में बहुत मुश्किल आती है। उन्हें फैक्ट्री के साइज, मशीनों और लेबर में इजाफा करना होता है। एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि हमारी कंपनी मौजूदा व्यापार वाले देश की स्टेबिलिटी और रिलेशंस पे भी गौर करेगी। कल को अगर हमारे देश का वियतनाम से मामला फिर ठीक हो गया और अपने देश ने वियतनाम से टैरिफ हटा लिया, फिर हमारी कंपनी क्या डिसाइड करेगी। वियतनाम हमारे पास में मौजूद है, हमारे देश के बाजू में है, प्लस वहाँ हमारा पहले से ही प्रोडक्शन का सेटअप है। ऐसे केस में हम दूसरे देश से सप्लाई मंगवा कर रिस्क क्यों लेंगे और दूर से माल लाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर हमने जो दूसरे देश में जो दूसरा हमने वियतनाम का विकल्प खोजा था, वहाँ पे किसी और सप्लायर से प्रोडक्शन बढ़वाया था, उसका क्या होगा। इन्हीं सारी
पेचीदगियों की वजह से आयुषु के लिए तुरंत नया सप्लायर सेट करना बहुत आसान विकल्प नहीं होता है और ऐसे हालात में अधिकतर बिजनेसेस दूसरा ऑप्शन कंसीडर करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं कि वो टैरिफ चुकाकर वियतनाम वाली कंपनी से ही जूते खरीदते रहें और ये पैसा निकालने के लिए वो कस्टमर्स को ज़्यादा चार्ज करने लगते हैं। कीमत बढ़ते ही कस्टमर्स अलग हो जाते हैं, वो या तो दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाते हैं या जूता खरीदना कुछ समय के लिए टाल देते हैं। आयुषु के जूते नहीं बिके तो उसको घाटा सहना पड़ेगा। लंबे समय तक घाटा सहकर बिजनेस चलाने के लिए उसको मुश्किल होगी। वो या तो बिजनेस बंद कर देगी या अपने स्टाफ में, अपने लेबर्स में कटौती कर देगी। ये तो दूसरे लेवल पे नुकसान था। अब लेवल 3 कस्टमर के लेवल पे देखो। जो जूते टैरिफ से पहले कस्टमर को 800 में पड़ रहे थे, हम कुछ 300 रुपये का मुनाफा कमा रहे थे, टैरिफ के बाद कंपनी उसकी कीमत 900 रुपये कर देगी। ऐसे में उसके पास 3 ऑप्शन होंगे। दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाए कस्टमर, या तो जूता खरीदना टाल दे या अपने दूसरे खर्चों में कटौती करके जूते खरीदे। तीनों ही ऑप्शन में लोचा है। नंबर 1, अगर कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ गया तो क्वालिटी की गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो जूते किसी ऐसे देश से आए हों जिनके साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में हो। ट्रेड डेफिसिट माने व्यापार का घाटा। जब कोई देश किसी दूसरे देश को सामान बेचने की बजाय उससे ज़्यादा सामान खरीदता है तब उसको व्यापार घाटा कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जैसे भारत चीन के साथ लगभग $100 बिलियन के व्यापार घाटे में चल रहा है। आप चीन का जितना सामान खरीदते हैं ज़्यादा, ट्रेड डेफिसिट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है भारत का। दूसरी बात, अगर कस्टमर्स ने जूते नहीं खरीदे तो बेचने वाली कंपनी पर संकट आ जाएगा, उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, स्टाफ्स कम करने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन देखो, अगर कस्टमर ने जूते पर भी 100 रुपये से ज़्यादा दिए तो उसकी भरपाई कहीं और से करेगा, किसी और की ज़रूरत को कम करेगा। उस सिचुएशन में कस्टमर जो दूसरे सेक्टर्स में पैसा खर्च कर रहा है वहाँ पे भी सेम खतरा आएगा। जब हर तरफ नुकसान ही नुकसान है, फिर कोई देश टैरिफ लगाता क्यों है? देखो, टैरिफ 2 धारी तलवार है। इसको ठीक से नहीं चलाया तो आपको ही घायल कर सकती है। टैरिफ का इस्तेमाल एक्सट्रीम सिचुएशन में किया जाता है। इसके 4 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, लोकल बिजनेस को बचाना। बड़ी इकोनॉमी वाले देश जैसे अमेरिका वगैरह होते हैं, वो लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। इनके पास स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी भी है जिससे वो कम दाम में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर उनका सस्ता सामान किसी ऐसे मार्केट में आ गया जहां लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा हो तो विदेशी सामान बहुत आसानी से लोकल सामान की जगह बना लेता है। टैरिफ के जरिए विदेशी सामान की कीमतों पर कंट्रोल रखा जाता है जिससे लोकल बिजनेस जो है वो किसी देश के सेफ रहें। जैसे भारत में लाखों लोग डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए भारत इन प्रोडक्ट्स के आयात पर टैरिफ बढ़ा कर रखता है ताकि यहाँ के किसानों की आजीविका बची रह सके। दूसरा पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट कम करना एक लक्ष्य होता है। जब टैरिफ लगता है तब लोकल कंपनियां इंपोर्ट करने से बचती हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, लोकल लेवल पर ज़रूरत का सामान मिलने लगे तो इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाती है और इससे ट्रेड डेफिसिट कम करने में मदद मिलती है किसी भी देश को। साथ ही साथ लोकल लेवल पर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। टैरिफ का एक और एंगल है राष्ट्रीय सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी। मान लो हम किसी और देश से बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ या मिलिट्री इक्विपमेंट्स या दूसरे कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, तो अगर कभी विवाद हुआ और वो देश हमारी सप्लाई रोक दे तो ऐसे में तो हमारी दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए सरकार ऐसे सामानों पर टैरिफ लगा के रखती है और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। एक और बात यह है कि टैरिफ ट्रेड वॉर का हथियार है। अगर कोई देश हमारे सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाए तो हम भी उनके सामान पर टैरिफ बढ़ा देते हैं। इससे नेगोशिएशन में मदद मिलती है और इस स्थिति को ट्रेड वॉर कहा जाता है। ये टैरिफ के बेसिक रूल्स हैं। आपको बेसिक चीज़ें अब आप समझ में आ चुकी होंगी। अब हम ट्रंप की अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं उससे क्या असर होने वाला है। 2 अप्रैल को ट्रंप सरकार ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। लगभग 15 देशों पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, यानी सामने वाला देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जितना ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है उसका आधा टैरिफ अमेरिका लगाएगा। ये उनका कहना था पहले, लेकिन अभी कैलकुलेशन में कोई और ही कहानी सामने आ रही है। अमेरिका ने ट्रेड डेफिसिट के अनुपात में टैरिफ कैलकुलेट किए हैं, ना कि टैरिफ के अनुपात में। इसके लिए ट्रेड डेफिसिट को टोटल इंपोर्ट से डिवाइड किया गया है, फिर जो नंबर आया उसका आधा टैरिफ लगाया गया है। जैसे अमेरिका 2024 में चीन के साथ $295 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था और उसी साल उन्होंने $440 बिलियन का सामान चीन से खरीदा था। इसको ऐसे कैलकुलेट किया गया कि 295 की संख्या 440 का कितना परसेंट है, यानी इसका जवाब 67% के लगभग आता है। तो इसी के आधार पर चीन पर इसका आधा यानी लगभग 34% टैरिफ लगाया गया है। उसके प्रोडक्ट्स पर फरवरी और मार्च में भी 10% टैरिफ लगा था, तो इस तरह उनका कुल 54% टैरिफ हो गया है। इसके अलावा इंडिया पर 26%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, जापान पर 24%, साउथ कोरिया पर 25%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया गया है। और जो देश रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में नहीं आए हैं उन पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ लगाया ही जा रहा है, उससे कम किसी भी देश पर नहीं लगाए। रूस, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इनके साथ अमेरिका का ट्रेड लगभग ना के बराबर है और इन देशों के ऊपर पहले से ही ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं यूएस की तरफ से, इसलिए उनको इस नए टैरिफ वाली स्कीम से अलग रखा गया है।
जबकि कनाडा और मैक्सिको पर अमेरिका ने मार्च में ही 25% टैरिफ लगा दिया था, उसमें कोई फेरबदल नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वार्निंग पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। एक ट्रेडमार्क लाइन है उनकी, इन मैनी केसेस अ फ्रेंड इज वर्स देन अ फो इन ट्रेड, यानी व्यापार में कई बार दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा बुरे साबित होते हैं। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप कहते हैं कि दोस्ती के चक्कर में अमेरिका के खजाने को नुकसान हो रहा है, अब हम और नहीं सहेंगे। और ये टैरिफ लगाने के पीछे उन्होंने 3 बड़े तर्क दिए हैं। उनके तर्क सुन लेते हैं। पहला तर्क है, ट्रंप कहते हैं कि बहुत सारे देश दोस्ती के नाम पर अमेरिका को लूट रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट तो हमारे मार्केट में आसानी से बेच रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को एंट्री नहीं देते। इससे हमें व्यापार में घाटा पड़ रहा है। अमेरिका 2024 में $1.2 ट्रिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था। टैरिफ से ट्रेड बैरियर्स होंगे और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में आसानी से एंट्री मिलेगी। चलिए दूसरी बात सुन लेते हैं। ट्रंप मेक इन अमेरिका पर जोर देते हैं। वो कहते हैं अमेरिका में सामान बनाओ और टैक्स बचाओ, इससे पैसा भी बचेगा और लोकल लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। ट्रंप ने एप्पल समेत कई कंपनियों को अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियां लगाने के लिए तैयार किया है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। उन्हें ये भी देखना होगा कि रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स भी अमेरिका के अंदर ही मिले, जो कि चुनौती भरा काम है। ट्रंप का तीसरा तर्क, टैरिफ से अमेरिका के खजाने में पैसा आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया टैरिफ के बाद अमेरिका सरकार को एक साल में $660 बिलियन एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा। ट्रंप के इस क्लेम में दम तो है, लेकिन इसमें एक पेच है। टैरिफ का पैसा इंपोर्ट करने वाली अमेरिकी कंपनियां ही चुका रही होंगी, जो इसकी भरपाई प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाकर करेंगी और अंत में इसका भार आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। पहली नज़र में तो ट्रंप के तर्कों में कोई कमी नजर नहीं आती। वो तो अपने देश का हित सोच रहे हैं। फिर इसमें गड़बड़ क्या है? ट्रंप के टैरिफ में बहुत सारे झोल गिनाए जाते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो कैलकुलेशन में है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब हुआ जितना सामने वाला देश आपके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रहा है, उसके हिसाब से आप सामने वाले पर लगा दीजिए। अनाउंसमेंट के दौरान ट्रंप ने यही दावा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप सरकार ने ट्रेड डेफिसिट को सेंटर में रख के, यानी व्यापार का जो घाटा था अमेरिका के किसी देश के साथ, उसके हिसाब से टैरिफ लगाए हैं। और जिसके खिलाफ कुछ नहीं मिला उस पर 10% टैरिफ तो ऐसे ही लगा दिया। इसकी मार ब्रिटेन को भी झेलनी पड़ी, जिसके साथ अमेरिका ट्रेड सरप्लस में है, यानी वो ब्रिटेन से खरीदने की बजाय उसको ज्यादा बेच रहा है। और यही ट्रंप का अंतिम लक्ष्य भी है कि अमेरिका ट्रेड सरप्लस में ही रहे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद ब्रिटेन इस टैरिफ की मार से नहीं बच सका। इजराइल ने 1 अप्रैल को ही यूएस प्रोडक्ट्स पर सारे टैरिफ हटा दिए थे, लेकिन उनके ऊपर भी 17% टैरिफ लगा दिया गया है। स्विट्जरलैंड तो बहुत पहले से ही इंडस्ट्रियल टैरिफ्स हटा चुका है, यूएस के प्रोडक्ट्स पर भी वो टैरिफ्स नहीं लगाता, फिर भी ट्रंप सरकार ने उनके ऊपर 31% टैरिफ थोप दिया है। मेडागास्कर, मलावी, कोंगो, सूडान, लाओस, सीरिया, हेती जैसे देश जिनकी इकोनॉमी अमेरिका के सामने बित्ते भर की भी नहीं है, कई देशों की आधी से ज्यादा आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है। कोंगो और सूडान में तो सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया अभी अभी सिविल वॉर से उभरा है, हेती कई वर्षों से क्रिमिनल गैंग्स के कंट्रोल में है। लेसोथो जिसकी आबादी महज 23 लाख है, उसकी जीडीपी $2 बिलियन के आसपास है। उसने 2024 में $237 मिलियन का सामान यूएस में एक्सपोर्ट किया था। 1 बिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और ट्रिलियन में 1000 बिलियन, तो अमेरिका के हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा। लेसोथो ने 1 बिलियन के 1/4 हिस्से से भी कम सामान अमेरिका में बेचा था। उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा है। टैरिफ के बाद इन देशों के प्रोडक्ट्स को यूएस में एंट्री मिलनी मुश्किल हो जाएगी। प्रोडक्ट्स का मार्केट नहीं है तो लोकल प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और इससे जॉब्स जाएंगी। एक तो इन देशों में बेरोजगारी चरम पर है, ऊपर से बनी बनाई जॉब्स का जाना ये गरीब देशों के लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स ट्रंप के टैरिफ वॉर को बेतुका बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर किसी को एक ही तराजू में तौल दिया गया है, जबकि हर देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है। अफ्रीका के देश, चीन या यूरोपियन यूनियन जैसी इकोनॉमी के सामने कहीं भी नहीं है। उनके ऊपर टैरिफ लगाकर उनको खाई में धकेला जा रहा है। ये तो बाहर की बात हुई, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कम नुकसान नहीं होगा। टैरिफ की सबसे ज़्यादा चोट तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को महसूस होगी। जब तक उनकी ज़रूरत का सारा सामान यूएस के अंदर प्रोड्यूस नहीं होने लगता, उन्हें इंपोर्ट की गई चीज़ों से ही काम चलाना पड़ेगा। और चूंकि इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा है तो उन्हें इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक आम अमेरिकी परिवार पर हर साल औसतन $6000 का खर्च बढ़ जाएगा। करीब 5.25 लाख रुपए का खर्च सालाना बढ़ जाएगा। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें ट्रंप सरकार अचानक से फायर कर दे रही है। इलॉन मस्क के नेतृत्व में चल रहे डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सराह पर अकेले मार्च में 2,16,000 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। इन नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की फैमिली के लिए ये महंगाई की मार कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये आप सोचिए। कंपनियों के लिए भी भगदड़ वाली स्थिति है। 3 अप्रैल को अमेरिका का शेयर मार्केट बुरी तरह गिरा। वॉल स्ट्रीट से एक दिन में $2.5 ट्रिलियन साफ हो गए। कोविड जैसे हालात थे, वैसी ही अफरा तफरी मची थी और 4 अप्रैल को ऐसी ही गिरावट एशियन शेयर मार्केट्स में भी देखी गई, भारत में भी।
ये हाल तब है जब देशों ने अमेरिकी टैरिफ का ठीक से जवाब देना शुरू भी नहीं किया है। वैसे चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ काउंटर में लगा दिया है बदले में, और ये 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने भी जवाबी टैरिफ लगाने का हिंट दिया है। कनाडा ने तो पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। ब्रिटेन ने यूएस प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाली है जिन पर टैरिफ लगाया जा सकता है। फ्रांस ने यूरोप के देशों को यूएस में निवेश बंद करने की अपील की है। ये देश और गुट अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में गिने जाते हैं। ट्रंप को ऐसी उम्मीद है कि कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने इसी अजम्पशन पर यह जुआ खेल दिया है, लेकिन दुनिया अजम्पशन पर नहीं चलती। चीन ने तो ट्रंप को झटका दे ही दिया है। अगर और किसी बड़े ट्रेड पार्टनर ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया तो मंदी की आशंका नकारी नहीं जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियल फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ट्रंप टैरिफ के बाद मंदी का खतरा बढ़ सकता है। टैरिफ से पहले 40% चांस थे मंदी के, अब ये चांस खिसक कर 60% पर चले गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का आकलन है कि टैरिफ के चलते ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट आ सकती है। नंबर्स में देखें तो आकलन 1% से कम का है, लेकिन ग्लोबल स्केल पर यह बहुत बड़ा नंबर है। इसमें कई देश डूब सकते हैं और IMF का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन अभी दूर की चीज़ है, लेकिन कुछ भी निश्चित तौर पर नकारा नहीं जा सकता। अभी देखना ये होगा कि टैरिफ कब तक लागू रहते हैं। क्या बाकी देश अमेरिका के साथ डील कर पाते हैं और उसके खिलाफ काउंटर टैरिफ लगाते हैं? कंपनियां इससे निपटने के लिए कैसे रास्ता अपनाएंगी? इन सारे फैक्टर्स से आगे की राह तय होगी और अभी इंतजार ही किया जा सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है, मार्केट्स आर गोइंग टू बूम, द कंट्री इज गोइंग टू बूम। लेकिन बूम से पहले जो धमाके हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी वो लेने के लिए कतई तैयार नहीं है। बाजार में होने वाली इन हलचलों के लिए हम और आप तैयार रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैश्विक स्तर पर घट रही इन बड़ी घटनाओं को समझें, और ये समझने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे दोस्त अभिषेक कुमार, जो पिछले कई सालों से इंटरनेशनल अफेयर्स पर नज़र बनाए हुए हैं। और अब मेरी भी, क्योंकि इतनी बड़ी हलचल हो रही है तो मेरी भी नज़र जा रही है, तो मैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट में और रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद की है, और उन्हीं के हाथों से मेरे जिज्ञासु दिमाग तक ये सारी बात होकर आई है। अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर क्यूरियोसिटी है तो अभिषेक आपके लिए क्यूरिस्तान तैयार कर रहे हैं। इस उथल पुथल और तपती दुनिया में क्यूरिस्तान आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बड़े वृक्ष की छांव जैसा कुछ होगा। इस पेड़ को पानी देते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो सब करते रहिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ रेगुलर वीडियोज़ आएँ तो आप उनके साथ इंगेज करिए। ये टैरिफ वॉर की कहानी समझते हुए मेरे दिमाग में कुछ रेफरेंसेस आ रहे थे बार बार, जो मैंने पढ़े हैं, जिन्हें मैंने आखिरी के लिए नोट कर लिया था ताकि इसका फ्लो ना बिगड़े। मुझे इस कहानी में वो पर्सनली जूते वाला जो एग्जाम्पल था वो इसलिए भी बहुत रेलेवेंट लग रहा है क्योंकि जूते बनाने वाली एक बड़ी दिग्गज कंपनी अमेरिकन थी वो। उन्होंने शुरुआत में जापान और दूसरे देशों से अपने शूज़ इंपोर्ट करने शुरू किए थे। उस कंपनी का नाम है नाइकी। इसी इंपोर्ट की बदौलत नाइकी ने एडिडास और दूसरी जो यूरोपियन और बाहरी कंपनीज थी उनको टक्कर दी और जूते के बाजार में अपने पैर जमाए थे। अगर आपकी बिजनेस और खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिलचस्पी है तो आपको नाइकी के क्रिएटर फिल नाइट का मेमोयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसका नाम है शू डॉग। उन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से नाइकी के बनने की कहानी सुनाई है, और ये इंपोर्ट का रेफरेंस और वहाँ नाइकी कैसे बढ़ा ये मुझे बार बार आ रहा था। तो मुझे तो वो किताब पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। आप भी पढ़ के देखिएगा कैसी लगती है। दूसरी बात है नसीम निकोलस तलेब की समझ। स्किन इन द गेम और ब्लैक स्वान जैसी चर्चित किताबों लिखने वाले नसीम तलेब बताते हैं कि चीज़ों के कैसे फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स भी होते हैं। और अमेरिका में बैठे एकेडमिशियंस जिनकी स्किन इन द गेम नहीं है, जो ज़मीन के हालात नहीं समझते, जो अपनी किताबी इको चैम्बर से बाहर नहीं निकले, वो बड़ी आसानी से ऐलान कर देते हैं कि मिडिल ईस्ट में तानाशाही हटाकर डेमोक्रेसी लाई जानी चाहिए। लेकिन अक्सर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनका ये कदम आगे चलकर आइसिस और दूसरे इस्लामिक आतंकवादी गुटों को पनपने का मौका देगा, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। ये किसी एक्शन के सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं जो प्रकट तौर पर नजर नहीं आते, खासकर उन लोगों को जिनकी स्किन इन द गेम नहीं होती। ये नसीम तलेब का काम है। आप लोग इसे ज़रूर चेकआउट करिए और देखते रहिए दुनिया में क्या हो रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस लगभग हर हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हलचलें मच रही हैं, तो हम भी उन्हें समझने में लगे हैं। आप बताइए आपको क्या समझना है, आपको किन विषयों में दिलचस्पी है, आप कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यहाँ से कोई भी काम की जानकारी आपको मिली है तो इस चैनल को भी थोड़ा खाद पानी देते चलिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वाली बात। और किसी और वीडियो में हम फिर मुलाकात करने आएंगे। तब तक आप दूसरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को जो लोग अंत तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।